बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 16वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ कुछ दिनों के बाद। लेकिन आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मैंने मेरी डायरी के 16वें पन्ने पर क्या लिखा है। ठीक है, मेरी डायरी। एक बात कहूँ, कभी कभी वहाँ भी हो लेना चाहिए जहाँ कुछ पुरानी यादें नहीं हो सके। आप करते हैं ऐसा? जैसे अपने गांव या उस शहर के पास जहां बचपन ने सांसें लिया था। कोई बहाना ना हो फिर भी ऐसा कहते सुना है बदलाव से अनुभव बढ़ता है। तो बस उसी बदलाव का हाल लेने और अनुभव को 2 से 4 करने। पता है क्यों? कभी कभी कुछ ऐसे उम्र और उम्र का अनुभव मिल ही जाएंगे जो अकल्पनीय हो। सही बात है। जैसे मैं मिला था। आज मैं अपने गांव में हूं, अपने पुरखों के गांव। अब तो शायद हम अपने पुरखों के नाम भी भूल गए होंगे। सबका तो पता नहीं, पर इसमें मैं कभी शामिल था ही नहीं। पर मुझे लगता है इन सब मामलों में औरतें अधिक चालाक होती हैं, बाकी के सारे मामलों में भी। हाँ, तो मैं नाम भूलने की बात कर रहा था। मैं अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। औरतें गीत की रस्म कर रही थीं। उनके पास कुछ नाम लिखे पन्ने थे। मैंने धीरे से माँ से पूछा, ये किनके नाम हैं? माँ ने कहा, ये हमारे पुरखों के नाम हैं। जो हैं तो नहीं, पर उनके नाम का जिक्र करके हम ये कह रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हों, अपना आशीर्वाद अपने कुल के इस नए दाम्पत्य में बंद रहे वंश को दे, ताकि वो अपने नए दाम्पत्य जीवन के साथ साथ खुद को पुरखों की श्रेणी में शामिल कर सके। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पुरखों के नाम हैं, जो हैं तो नहीं, पर उनके नाम का जिक्र करके हम ये कह रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हो, अपना आशीर्वाद अपने कुल के इस नए दाम्पत्य में बंद रहे वंश को दे, ताकि वो अपने नए दाम्पत्य जीवन के साथ साथ खुद को पुरखों की श्रेणी में शामिल कर सके। समझ रहे ना आप? आइए अब आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं अपने गांव में हूँ। मेरी डायरी अपने गांव के बारे में कुछ बताऊं तो क्या, सब में कुछ न कुछ खास बात है। पर मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मेरे गांव के बाहर मुख्य दरवाजे पर माता रानी का मंदिर है और मंदिर के थोड़े ही पास में एक बरगद का पेड़, पूरा घना। ये पेड़ अब भी उसी तरह है जब मेरे पिताजी मुझसे 10 साल छोटे थे। ऐसा पिताजी बताते हैं। अब आप समझ सकते हैं उम्र का फासला कितना है। पिताजी मुझसे 10 साल छोटे, कम से कम 50-60 साल तो होंगे ही होंगे का अंतराल। आइए, अब उस पेड़ पर शब्द खर्च करने से बेहतर मुझे कहीं और जाना चाहिए। खैर, पेड़ के नीचे एक कुटिया है। हाँ, उसी तरह जैसे में कोई साधु महात्मा की होती है ना, वैसे ही। वहाँ एक बाबा रहते थे, जैसे फक्कड़ रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटा वाली बाल। खास तो उनमें कई बात थे, पर एक बताऊं, चाहे मौसम कैसा भी हो, हमेशा एक पतली गमछी कमर में बांधे रहते और कुछ नहीं। उनकी एक और खास बात बताऊं, पता नहीं वो यहाँ कब से रह रहे हैं, शायद कईयों साल से भी अधिक। फिर भी आज तक उन्होंने गांव के भीतर कदम नहीं रखा। गांव के दरवाजे के उसी बरगद के पेड़ के नीचे वाली कुटिया के पास रहते और कहते, जब तक मैं हूँ तुम गांव वालों पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। और ये बात सही भी है। अब तक इस गांव में कोई आपदा नहीं आई, चाहे वो धन को लेकर हो या बीमारी को लेकर या कुछ और कहते हैं ना, उम्र तो बदलती है, पर उम्र के साथ साथ विचार और विश्वास भी बदलता है। जहाँ विचार कलुषित और विश्वास आंशिक हो जाता है, कम। अपने पूर्वज
और उनकी बात दकियानुस लगने लगती है ना। ठीक उसी तरह कि एक छात्र को उसकी उम्र से अधिक बस नाम मात्र पर कुछ जानकारी हो जाए, तो अब वो गुरुजी को ही पढ़ाने का प्रयास करने लगता है। बात सही है बिल्कुल। आपने गौर किया है क्या? करिएगा। तो बात ऐसा कि कुछ उम्र हुए जिनको उन फकड़ बाबा की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वो उन पर हंसने लगे, उनका मजाक बना दिया, पर उनको इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो तो मस्त मौला थे, हैं और रहेंगे, पर शायद प्रकृति की नज़र उस उम्र पर पड़ी और उम्र की नज़र गांव की खुशहाली को लग गई। एक रात फकड़ बाबा पेड़ के नीचे सो रहे थे कि अचानक तिल मिलाकर उठे और जोर से कहा, रुको, कौन हो तुम और गांव के अंदर क्यों जा रही हो? हालांकि रात देर नहीं हुई थी, इससे भी अधिक देर रात तक लोग आते हैं, पर आज तक फकड़ बाबा ने किसी को इस तरह से नहीं टोका। पर पता नहीं उस रात क्या हुआ। उनके पूछने पर आवाज आई, मैं महामारी हूं और इस गांव पर बरसने जा रही हूं। पर पता नहीं क्यों फकड़ बाबा उसे रोक ना सके। शायद प्रकृति की यही अनुमति हो और उस अनुमति को मानना फकड़ बाबा के लिए जरूरी हो सकता है ना। उन्होंने बस यही पूछा, करोगी क्या अंदर जाकर? कितने लोगों पर असर करोगी? उसने कहा, अधिक नहीं, कुछ ही लोग, 50-60 के आसपास। ऐसा कहकर वो गांव के अंदर चली गई और फकड़ बाबा भी अपनी पुरानी अवस्था में आ गए, पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ दिन बीतने के साथ लोग प्रभावित हुए। फिर एक रात फकड़ बाबा ने गांव से बाहर जाते हुए किसी को रोका। आज वो सोए नहीं थे, शायद इंतजार कर रहे थे। उनके बोलने पर आवाज आई, क्या हुआ, क्या बात है? फकड़ बाबा ने पूछा, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारी वजह से 50 से 60 लोग असर करेंगे, पर ये तो 2 गुने से भी अधिक लोग असर कर गए। उसने कहा, मुझ में लालच नहीं है, हाँ उतना ही करती हूँ जितनी मेरी क्षमता है और जितनी मैं कर सकूँ। मुझसे उतने ही लोग प्रभावित हुए हैं जितना मैंने कहा था। फकड़ बाबा ने पूछा, तो फिर बाकी के? प्रश्न उठता है ना। उसने कहा, बाकी के तो डर के मारे असर कर गए। कुछ समझा आप लोगों ने? अब 2 बातें होंगी, आइए सुनाता हूँ क्या है। ठीक, शायद ये कल्पना या हकीकत हो सकता है। शायद ये कल्पना या हकीकत हो। सच कहें तो कल्पना ही होगी। गांव में इस तरह और भी न जाने कई किस्से मिल जाएंगे, लोगों के कहते या सुनते, है ना। पर हमें गौर इस बात का करना है कि परिस्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, डरकर नहीं, समझदारी से और हौसले के साथ विचार करना चाहिए। खुद को तौलकर एक उचित सहभागिता के साथ ही उस परिस्थिति में शामिल करना चाहिए। खुद को तौलकर एक उचित सहभागिता के साथ ही उस परिस्थिति में शामिल करना चाहिए। और दूसरी बात, वैसे भी शायद ये भी हो सकता है ये कहानी हकीकत हो। बताऊं कैसे? फकड़ बाबा का अपमान, उनका किसी अजनबी को गांव में प्रवेश करने पर हट न करना, फकड़ बाबा की बातों को दकियानुस कहना, शायद प्रकृति को बुरा लगा हो। शायद तभी प्रकृति ने उम्र और अनुभव के अपमान को हकीकत में बदल दिया। कैसा लगा आपको मेरी डायरी का 16वां पन्ना? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और एक बात कहूँ तो जो मैंने कहानी बताई आपको महामारी वाली, ये मैंने ओशो की किताब में पढ़ी थी, महामारी वाली। तो बस उसी को मैंने अपने गांव से जोड़ करके आपको बता दिया। ठीक है, तो कैसे लगी आपको कहानी और कुछ बातें मेरी? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का।
और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।